हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। इग्नू के बीसीए के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जून 2023 में। उन्हीं एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करता हूं मैं। दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर या लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैं सॉल्व करता हूं अपने वीडियो में। इस वीडियो में मैं MCS 024 जावा के दिसंबर 2022 के लास्ट 2 क्वेश्चंस Q4 एंड Q5 का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है ना। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। Q4 क्वेश्चन क्या था? Q4 क्वेश्चन था कि इनहेरिटेंस क्या होता है। अब यार, अगर आप C++ पढ़ रहे हो या जावा पढ़ रहे हो तो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पढ़ना, यानी सबसे पहले कह रहा हूँ कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में होता है कि इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी आप लोगों को पता है, तो इसको शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। ठीक है ना। एक बार जो आपने वेरिएबल और मेथड बना दिए हैं, उन वेरिएबल्स और मेथड्स को यूटिलाइज करना अगली क्लास में, इसी को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ हमारा ये चैनल, हमारी ये वीडियोस शेयर करें। जिनको इस सब्जेक्ट में ज़रूरत है हमारी, उनके साथ हमारी वीडियोस शेयर करें। उनसे कहिए, आप खुद करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए हमारी वीडियोज़ को। ठीक है, ताकि हमें भी हेल्प मिले और हम भी अच्छे से काम कर सकें। ठीक है ना। काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं वीडियोज़ बनाने में। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग इतना तो कर ही सकते हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। तो रीयूजेबिलिटी होती है यार, जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है। एक फादर है, ठीक है ना, उस फादर ने अपनी मेहनत करके लेट्स से 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली। ये प्रॉपर्टी उसके सन को पास आउट हो जाएगी, जो उसका बेटा है या उसकी बेटी है, उसको प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। इससे सन को एफर्ट्स कम करनी पड़ेंगे, उसके पास बनी बनाई सारी चीज़ें होंगी। सेम कंसेप्ट प्रोग्रामिंग में चाहिए होता है कि अगर एक क्लास बन चुकी है, उस क्लास ने एक एक्स वेरिएबल ऑलरेडी बना लिया है, तो दूसरी क्लास दोबारा ना बनाए, उस वेरिएबल को दोबारा यूज़ कर ले, तो इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, बार बार कोड ना लिखना पड़े, एक बार जो कोड लिख दिया है उसको दूसरी क्लास यूज़ कर ले, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे ऊपर हम बोलते हैं कि ये हमारा फादर है, ये हमारे सन है, यानी पेरेंट है या चाइल्ड है, तो वैसे ही ऊपर वाली क्लास को पेरेंट क्लास, नीचे वाली क्लास को चाइल्ड क्लास, और अदर नेम्स सुपर क्लास, सब क्लास एंड बेस क्लास एंड डिराइव्ड क्लास होता है। तो एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास अगर यूज़ कर ले विद द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसके लिए उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड लगेगा। ठीक है ना। टू इनहेरिट ए क्लास इन जावा वी यूज एक्सटेंड्स कीवर्ड एंड ओनली 1 क्लास इज अलाउड। एक ही पेरेंट क्लास हो सकती है, एक से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस आप नहीं रख सकते हो। ये इनहेरिटेंस का रूल होता है। ठीक है ना। तो ये आपका इनहेरिटेंस है। ठीक है ना। ये इनहेरिटेंस का डेफिनेशन था लिखने को। आगे चलते हैं। अब उसने ये पूछा था कि यार एक इंटरफेसेस होते हैं, उसके साथ रिलेशन क्या है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस में जब मैंने ये बताया था कि भाई आप एक पेरेंट क्लास ही बना सकते हो, तो इस वजह से आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट नहीं होती है जावा की। बट समटाइम्स हमें ज़रूरत होती है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करी जाए। ऐसे सिचुएशंस के लिए उन्होंने एक नया कंसेप्ट निकाला इंटरफेसेस का। इंटरफेस क्लास की तरह ही होते हैं, लेकिन ये सब कुछ डिफरेंस होते हैं। क्लास को इनहेरिट करना है, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगेगा। इंटरफेस को इनहेरिट करना है तो इंप्लीमेंट्स कीवर्ड लगेगा। क्लास बनानी है क्लास कीवर्ड से, इंटरफेस बनाना है इंटरफेस कीवर्ड से। एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकती है, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस इंटरफेसेस की हो सकती है। इंटरफेसेस का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली कभी इंस्टेंशिएट नहीं करते। जो क्लास उसको इनहेरिट करते हैं, हम उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। बाकी और सारे कई डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस के लिए आप क्लास और इंटरफेस का डिफरेंस देख लेना। मेरी वीडियोस में, मेरी सीरीज में ये पढ़ा हुआ है। मेनली इस क्वेश्चन में भी ये लिखने की जरूरत नहीं थी, बट स्टिल मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। अब रिलेशनशिप क्या है? कहता है रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरिटेंस एंड इंटरफेस इन जावा इज दैट ए क्लास कैन एक्सटेंड अनदर क्लास एंड एट द सेम टाइम इंप्लीमेंट वन और मोर। वही चीज, मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो आप। एक क्लास इनहेरिट करने के साथ साथ इंटरफेसेस को भी इनहेरिट कर सकते हो, लेकिन इंटरफेस को इनहेरिट करोगे इंप्लीमेंट्स कीवर्ड से और क्लास को इनहेरिट करोगे एक्सटेंड कीवर्ड से। क्लास सिर्फ एक, इंटरफेसेस जितने मर्जी। इससे क्या होता है, द सब क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बिहेवियर ऑफ द सुपर क्लास थ्रू इनहेरिटेंस एंड आल्सो प्रोवाइड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथड्स डिफाइंड इन द इंटरफेस एंड इट इंप्लीमेंट्स। वही चीज कि जो आपकी सुपर क्लास है उसके मेथड को भी यूज कर ले, और जो इंटरफेस है उसके मेथड की डेफिनेशन को भी इंप्लीमेंट करके दे दे। इन दोनों फीचर्स को इंप्लीमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास हायरार्की व्हाइल इन्फोर्सिंग अ कॉन्ट्रैक्ट मेथड बाय वन और मोर प्रॉपर्टीज। तो एक क्लास की हायरार्की बन जाएगी पेरेंट से चाइल्ड की तरफ, सॉरी, और एक इंटरफेसेस की इंप्लीमेंटेशन इन्फोर्स कर दो कि भाई जो भी क्लास इनहेरिट करे वो ये मेथड बनाए ही बनाए,
मेथड ओवरराइडिंग की तरह। अब उसने मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम बोला था, वैसे मैंने एक वीडियो में मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बहुत आसान बनाया है, सिंपल सा फंक्शन प्रोग्राम बनाने की कोशिश करी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो, क्योंकि बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है। एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस का नाम रखा है इंटरफेस ए, और उसके अंदर एक मेथड डिक्लेयर करके छोड़ दिया मेथड ए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंटरफेस के अंदर मेथड डिफाइन नहीं हो सकते, सिर्फ डिक्लेयर होते हैं। सिमिलरली मैंने इंटरफेस बी बनाया जिसके अंदर मेथड बी रख दिया, तो दो इंटरफेसेस बना दिए, लेट्स से 2 पेरेंट क्लासेस। क्लास बनाई माई क्लास, जो इनको इनहेरिट करना चाहती है। अगर इनहेरिट करना चाहती है तो कीवर्ड लगेगा इम्प्लीमेंट्स, और इंटरफेस के नाम यहाँ मेंशन कर दे, ए और बी दोनों इंटरफेसेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर लिया गया है, इनहेरिट कर लिया गया है। जो भी क्लास इंटरफेसेस को इनहेरिट करती है उन इंटरफेसेस के मेथड्स को रीडिफाइन करना जरूरी होता है, बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। तो @ ओवरराइडिंग ये बाय डिफॉल्ट लगा है क्योंकि एडिटर था, एडिटर ने लगाया है। मेथड ए, इस मेथड का अब यहाँ पे कोड आया है, मैंने कोड में भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखी है, बस एक प्रिंट मैसेज रख दिया कि भैया हेलो। सिमिलरली मेथड बी की इंप्लीमेंटेशन क्या रखी है, हेलो फ्रॉम इंटरफेस बी। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए ड्राइवर क्लास की जरूरत होती है, दिस मेन इज द ड्राइवर क्लास। इसके अंदर मेन फंक्शन है, बिना मेन फंक्शन के तो क्लास चलेगी ही नहीं, तो मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस क्लास का, माई क्लास का। तो माई क्लास, माई ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू माई क्लास, ऑब्जेक्ट बनाया और इन दोनों मेथड्स को कॉल कर दिया, ए और बी को। इस क्लास को सेव करोगे बाय मेन डॉट जावा, और जब आप इसको कंपाइल एंड रन करोगे, एज यू कैन सी जावा सी मेन डॉट जावा कंपाइल और जावा मेन रन किया, तो हेलो के मैसेजेस ए और बी दोनों से आ गए। तो ये सिंपल सा मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है जो छोटा है, आसान कर याद करना भी आसान है। बड़े प्रोग्राम मैंने यूट्यूब वीडियो में बनाए हुए हैं, लेकिन वो याद नहीं होंगे, इसलिए मैंने इसको छोटा करके आपको समझाया है। तो ये आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को समझ लग गया होगा। नेक्स्ट इज, कहता भाई डाटाबेस कनेक्टिविटी, जेडीबीसी का पूरा नाम है डेटाबेस कनेक्टिविटी। कहता ये क्या होती है, इसके स्टेप्स बताओ इंसर्ट और अपडेट करने के लिए। डायनामिक वेबसाइट दैट्स नॉट एन इशू, चाहे वो सॉफ्टवेयर भी कह देता तो भी बात है। इन शॉर्ट वो ये कहता है कि भाई ये आपकी जावा है, जावा में आपकी कुछ वेरिएबल्स पड़े हैं, कुछ ऐसा करो कि जो भी इस वेरिएबल्स की वैल्यू हो वो आपके डेटाबेस में सेव हो जाए। तो उसके स्टेप्स बता दूं, तो मैंने स्टेप्स और प्रोग्राम दोनों बताए हैं, प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, बट आ जाता है। अभी आप पहले स्टेप समझ लो। JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जो आपकी जावा की एप्लीकेशन है, उस जावा के एप्लीकेशन को किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको JDBC कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। ये डेटाबेस जो है ये MySQL में, Oracle में या MSSS किसी भी सॉफ्टवेयर में हो सकता है। जावा के थ्रू आप यहाँ से कोड इंसर्ट अपडेट या यहाँ से कोड रिट्रीव भी कर सकते हो। तो भैया ये 6 स्टेप्स हैं, इन शॉर्ट मैंने बताए हैं। सबसे पहले तो भाई इसके लिए आपको जावा की लाइब्रेरी में से SQL पैकेज कॉल करना पड़ेगा। तो चाहे इस लाइन से अगर जावा स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हो तो जावा एक्स की मदद से आप SQL पैकेज को इंपोर्ट करो। उसके बाद एक ड्राइवर क्लास को आपको लोड करना पड़ता है। ड्राइवर क्लास क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक ट्रक चला है जिसके अंदर डेटा पड़ा है और वो डेटा यहाँ पे आके डंप करना चाहता है, तो यू नीड अ ड्राइवर टू ड्राइव दैट ट्रक। वैसे उसी टर्म को ध्यान में रखते हुए उसी से आप रिलेट कर सकते हो JDBC ड्राइवर, दिस क्लास डॉट फॉर नेम विल एक्ट एज अ ड्राइवर दैट विल ड्राइव द डेटा फ्रॉम जावा टू द डेटाबेस एंड वाइस वर्सा। ये आपने टर्म एज इट इज रट्टा मार लेनी है। देन एस्टैब्लिश ए कनेक्शन। अब जब ये ड्राइव करके लेके आएगा, यहाँ पे कई डेटाबेसेस हो सकते हैं, किस डेटाबेस के साथ आपने कनेक्ट करना है, तो वो आप कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वहां पे मेंशन करोगे। तो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कनेक्शन कौन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड है। URL क्या है, कहाँ से आए हो या किस डेटाबेस में जाना है, उस डेटाबेस की परमिशन लेने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड पता होना जरूरी है। तो ये आपका कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। फिर आप अपनी SQL स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये एक पार्ट होगा, अगला पार्ट होगा SQL स्टेटमेंट लिखना, इंसर्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी। जो आपका DBMS का सब्जेक्ट है MCS 023, उसमें आप ये क्वेरीज पढ़ोगे, आप उन क्वेरी को लिखो अपनी। उन क्वेरी को चलाने के लिए स्टेटमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करो। एग्जीक्यूट अपडेट मेथड तब चलेगा जब आपका डेटाबेस में चेंजेस होंगे इंसर्ट अपडेट डिलीट में। अगर आप सिलेक्ट क्वेरी चला रहे हो तो यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी हो जाएगा। जब आपका ये काम हो गया तो आप अपने कनेक्शन को बंद कर दो, फाइनली क्लोज द कनेक्शन यूजिंग द क्लोज मेथड। तो भाई सिंपल स्टेप्स तो ये हैं, लेकिन मैंने इसका प्रोग्राम भी बनाया है। अब प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना।
आई होप आप लोग इसको ऐसे ही समझ लोगे, ठीक है ना। और इसको मैंने चलाया नहीं है क्योंकि यार इसको चलाने के लिए मुझे JDBC कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, नेटबीन्स को अपडेट करना पड़ता या इक्लिप्स को अपडेट करना पड़ता। आई ट्राइड, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारा सेट करके चला सकूँ, तो मैंने बस कोड लिख दिया है, इसका आउटपुट नहीं लिखा है। कोड हमारा परफेक्टली फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो SQL पैकेज इंपोर्ट करना था, कर लिया। यूजर से इंपोर्ट लेनी थी तो यूटिल पैकेज इंपोर्ट कर लिया। डेट, जैसे अटेंडेंस जब लगती है तो किस दिन की अटेंडेंस है तो वो आपको डेट चाहिए, तो एग्जैक्ट डेट डालने के लिए मैंने डेट पैकेज को भी कॉल कर लिया है। क्लास बनाई, नाम जो मर्जी रख लो, हमने पूरा नाम रखा है अटेंडेंस रिकॉर्ड इंसर्शन। मेक श्योर स्पेस मत देना, अटेंडेंस और रिकॉर्ड में स्पेस नहीं दे सकते हो। अटेंडेंस रिकॉर्ड इंसर्शन की क्लास बनाई, मेन फंक्शन बनाया, देन कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया विद नल, अभी कोई इनिशियलाइजेशन नहीं करी है तो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब जब आप ये कोडिंग लिखोगे ना डेटाबेस कनेक्शन की, तो भाई ये रन टाइम एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, रन टाइम एरर यानी कि एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं, तो इसको आपको ट्राई कैच के अंदर रखना जरूरी है। देयर यू गो, दिस इज ट्राई एंड दिस इज कैच। ट्राई के अंदर क्या रखा, पहले ड्राइवर क्लास डॉट फॉर नेम जो भी स्टेप बताया था उसको किया, देन कनेक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कनेक्शन क्रिएट किया, वही 3 स्टेप। कौन सा डेटाबेस है, DBBCF5 में मैंने इंसर्ट करने की कोशिश करी। MySQL में बाय डिफॉल्ट यूजर नेम रूट और पासवर्ड एम्प्टी होता है, तो ये यूजर नेम है जो रूट है और पासवर्ड एम्प्टी रखा गया है। फिर मैंने इंसर्ट क्वेरी लिखी, तो स्ट्रिंग SQL वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग का नाम जो मर्जी रख सकते हो, SQL है इसलिए SQL। इंसर्ट इनटू क्वेरी, टेबल का नाम TBL अटेंडेंस, कौन से कॉलम्स हैं, ID, डेट और स्टेटस। इस एम्प्लॉय ID की, इस दिन की ये स्टेटस अटेंडेंस हम लगा देंगे। इनकी वैल्यूज डालने के लिए ये वैल्यूज को मैंने क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि इनको एज अ पैरामीटर भेजूंगा मैं प्रिपेयर स्टेटमेंट की मदद से। फिर मैंने क्या किया, एम्प्लॉय ID वेरिएबल डिक्लेयर किया, सिंपल स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, भैया एम्प्लॉय ID बता दो कौन सी डालनी है। आज की डेट फैच करने के लिए डेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर उससे पूछा भाई कि इस बंदे की अटेंडेंस आज की क्या लगानी है, प्रेजेंट, एब्सेंट की लीव, उसको पूछ लिया नेक्स्ट लाइन से। जब मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई, अब मैं इन तीनों वैल्यूज को इन क्वेश्चन मार्क में फिल करूंगा। कैसे फिल करूंगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और इस SQL क्वेरी को यहां पे पास कर दिया। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट है स्टेटमेंट, कनेक्शन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ये कनेक्शन इसका है ताकि इसमें क्वेरी चले SQL। फिर स्टेटमेंट डॉट सेट इंट, अब देखो जो एम्प्लॉय ID है वो 1 2 3 होगी तो उसके लिए इंटीजर, सेट डेट होगा डेट के लिए और सेट स्ट्रिंग होगा स्ट्रिंग के लिए। और ये 1 2 3 एक पैरामीटर्स होंगे, इसको उसने बाय डिफॉल्ट 1 मान लेना है, इसको उसने 2 मान लेना है, इसको उसने 3 मान लेना है। तो 1 पे आपकी एम्प्लॉय ID की वैल्यू चली जाएगी, 2 पे डेट की, 3 पे स्टेटस की, ये वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगी। फिर मैंने एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल किया और इस क्वेरी को रन कर दिया। अगर ये क्वेरी सक्सेसफुली रन होती है तो रोज इंसर्टेड में 1 आ जाएगा। अगर मेरे रोज इंसर्टेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। नहीं तो अगर नहीं चलेगा तो 0 या लेस देन 0 होगा तो मैसेज आ जाएगा भैया इंसर्ट हम नहीं कर पाए हैं। इंसर्ट हो या ना हो, स्टेटमेंट के कनेक्शन को बंद किया और इस ट्राई को कंप्लीट किया कैच की मदद से। कैच में SQL एक्सेप्शन, अगर कोई SQL का एरर आता है उसके लिए, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये स्पेशली मैंने इस क्लास डॉट फॉर नेम के लिए कॉल करी है। और इन दोनों में से किसी के भी एक्सेप्शन आए तो उसका ऑब्जेक्ट ई में चला जाए और इसको ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, वहां पे वो मैसेज दे देगा मुझे कि भैया ये एरर है। ट्राई कैच फाइनली क्यों लगाया है, भैया आपने कनेक्शन खोला है उसको बंद तो करना पड़ेगा ना, चाहे इंसर्ट हो चाहे ना हो। अगर इंसर्ट हो या ना हो फाइनली ब्लॉक तो चलेगा ही चलेगा। उसके अंदर कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन को क्लोज किया है। अब वो कहता है कि ये भी एक्सेप्शन रेज कर सकता है तो इसको भी ट्राई कैच के अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। तो दिस इज द कोड डेटाबेस इंसर्ट का और अपडेट का या इंसर्ट का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ लग गया होगा। याद करना थोड़ा मुश्किल है पर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, 10 नंबर का सीधा क्वेश्चन निकल जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। 4th का A और B 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। आगे चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में उसने मैट्रिक्स का प्रोग्राम पूछा था भाई। उसने ये बोला है, कहता 2 मैट्रिक्स लो 3x3 के, ठीक है ना, 2 मैट्रिक्स लो 3x3 के, एक मैट्रिक्स ये वाला एक मैट्रिक्स ये वाला, इनको फिर आपस में मल्टीप्लाई कराओ और ऐड कराओ सॉरी, और इसका आंसर स्टोर करो। इसके लिए कंस्ट्रक्टर जरूर बनाना ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए, और कमेंट्स भी लिखो कोड के लिए। मैं कमेंट शायद मैंने नहीं लिखे हैं पर मैंने आपका कोड बना दिया है, ठीक है ना। कमेंट मैंने नहीं लिखा है इसमें, ठीक है ना, बाकी मैं बोलता रहूंगा, आप उसी को कमेंट बना लेना। सो क्लास मैट्रिक्स मैंने क्लास बनाई, ये एरे डिक्लेयर किया है, डेटा नाम का एरे डिक्लेयर किया है। चाहे फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू लेना है चाहे सेकंड मैट्रिक्स का वैल्यू लेना है तो इसी डेटा के थ्रू मैं लूंगा।
3/3 का बोला था तो इसको इनिशियलाइज कर दिया है 3/3 से। बाय डिफॉल्ट जो ये मैट्रिक्स होता है ये सारे 3/3 मैट्रिक्स को 0 0 इनिशियलाइज कर देगा। इतनी लाइन से हुआ क्या है, एक मैट्रिक्स बना है 3/3 का, 0 1 2 इस तरफ, 0 1 2 इस तरफ, सब में 0 0 0 चला गया है। ये तो जावा का ही रूल है, जावा में कभी गार्बेज वैल्यू नहीं आती, तो ये सारा 0 0 हो गया है। फिर इनमें वैल्यूज लोड करने के लिए मैंने इनपुट मैट्रिक्स लिया है, भाई इनपुट दे देना। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी से इनपुट होती है, उसको मैसेज दिया कि भाई अपने एलिमेंट्स डाल दे, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में जाएगा। तो पहली आई लूप रो के लिए, दूसरी जे के लिए, जे लूप कॉलम के लिए, उसको बोला एलिमेंट डाल, जो भी उसने एलिमेंट डाला है उसका इंटीजर वैल्यू उठा के डेटा आई जे में डाल दिया। तो जो पहली वैल्यू होगी तो वो यहाँ पे जाएगी लेट से 10, अगली वैल्यू लेट से 20, लेट से 30, ठीक है ना। इस तरीके से आपकी वैल्यू चली जाएंगी। ये आप 2 बार कॉल करोगे, एक बार मैट्रिक्स 1 के लिए, एक बार मैट्रिक्स 2 के लिए। फिर ऐड करने का कोड ऐड कैसे करना है, ऐड के लिए मैंने क्या किया यार, 2 मैट्रिक्स में बना के रखूंगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 1 2 1, एक मैट्रिक्स ये हो गया, एक मैट्रिक्स और होगा 1 0 2 2 1 0 2 2 1, ये मैं मैट्रिक्स है होंगे। ये मैट्रिक्स मैं यहाँ पे दूंगा मैट्रिक्स 1 में, ये मैट्रिक्स में दूंगा यहाँ पे मैट्रिक्स 2 में। इन वैल्यूज को जब मैं कॉल करूंगा तो यहाँ पे एक टेम्परेरी मैट्रिक्स बनाऊंगा, अगेन 3/3 का लूप, ताकि एक एक एलिमेंट ऐड हो। फिर मैंने किया मैट्रिक्स 1 का डेटा दैट इज 1 ऐड कर दे मैट्रिक्स 2 के डेटा से दैट इज 1 से, तो 1 + 1 2, ये कहाँ पे डाल दे, रिजल्ट वाले में। फिर 2 + 2 4, अगली बार 2 + 2 4 रिजल्ट में चला जाएगा। फिर 3 + 2 5 एंड सो ऑन, 4 + 0 4 5। जब ये मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया तो इसी को रिटर्न करवा दिया कि भाई ये मैट्रिक्स मैंने रिटर्न कर दो, क्योंकि रिजल्ट मैट्रिक्स रिटर्न कर रहा हूं तो इसलिए यहाँ पे मैट्रिक्स ही रिटर्न टाइप में रखा हुआ है। तो ये पहला पार्ट था आपका, ये 3 पार्ट में गया है प्रोग्राम, तो ये पहला पार्ट था 29 नंबर लाइन तक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं पार्ट 2। अब डिस्प्ले भी तो कराने हैं मैट्रिक्स, तो ये डिस्प्ले कराने का कोड है। डिस्प्ले कराने के लिए अगेन नेस्टेड लूप लगेगी, पहली लूप रो की आई तक के लिए, दूसरी लूप कॉलम की जे तक के लिए, और डेटा आई जे को प्रिंट कराया गया है। मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट करने का या कोड जो लिखना था वो लिख लिया गया है, इंप्लीमेंटेशन ड्राइवर क्लास में करी गई है। मैट्रिक्स हम क्लास बनाई, मेन फंक्शन बनाया, मैट्रिक्स 1 मैट्रिक्स 2 दो मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट बनाया ताकि 2 मैट्रिक्स पूछे जा सकें। पहले के लिए इनपुट मैट्रिक्स कॉल किया, दूसरे के लिए इनपुट मैट्रिक्स कॉल किया, ताकि इनमें वैल्यूज लोड हो जाएं। जो ऊपर फंक्शन बनाए थे उनको अब मैं कॉल कर रहा हूं। फिर मैंने कहा कि मैट्रिक्स क्लास का ऐड मैट्रिक्स मेथड कॉल कर रहा हूं, ये मैट्रिक्स मैं भेज रहा हूं, इसका जो भी आंसर है इस सब मैट्रिक्स में डाल देना। फिर इसको भी डिस्प्ले करवा दिया है। तो ये आपका पार्ट 2 कोड का था, 2 पार्ट है कोड के। अब इसका आउटपुट, तो ये मैंने आउटपुट लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया है, मैंने ये मैट्रिक्स बनाया है, ये देखिए पहला मैट्रिक्स मेरा ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा मैट्रिक्स मेरा ये है 2 3 6 5 9 8 6 3 2। फिर मैंने प्लस किया है 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 6 9, देयर यू गो, पहली रो 3 5 9 बन चुकी है। फिर 4 + 5 9, 5 + 9 14, 8 + 6 14 एंड दिस इज द सेकेंड रो। एंड अगेन ऐसे ही थर्ड रो बन जाएगी। तो ये आपका प्रोग्राम था। आउटपुट नहीं लिखनी है आपने, बस ये प्रोग्राम लिखना था, लेकिन आउटपुट लिख दोगे तो उसको समय लग जाएगा, आपकी शीट भी भर जाएगी। कई बच्चों को ये होता है कि शीट ज़्यादा से ज़्यादा भरो, तो उसमें आप आउटपुट लिख सकते हो। बाकी जरूरी नहीं था, आपको सिर्फ प्रोग्राम लिखना था, प्रोग्राम के कमेंट लिखने थे। आप प्रोग्राम को समझ लो, साथ साथ वही कमेंट बनाते जाओ। ओके, तो ये आपका प्रोग्राम था 5th का A 10 मार्क्स का। अगला भाई बहुत आसान है, ठीक है ना, देख के खुश हो जाएगा मन आपका। फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, ये तो भाई रट्टा चाड़ लो, फायदे में रहोगे। फैक्टोरियल फिबोनाची का रट्टा चाड़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का रट्टा लगा लो, कंस्ट्रक्टर्स का रट्टा लगा लो, ये प्रोग्राम आएंगे ही आएंगे। तो फैक्टोरियल भाई बार बार हम कर चुके हैं, तो मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। जैसे 5 वैल्यू है तो 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5, 5 से 1 कम 4, 1 कम 3, 1 कम 2, 1 कम 1, ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होकर जो भी आंसर आएगा वो 120 आपको शो कर देगा। तो 3 वेरिएबल ले लिए, आई एन रिजल्ट, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू पूछी n की, तो उसने n का 5 मेरी वैल्यू आ गई। फिर मैंने क्या किया, रिजल्ट इक्वल टू 1, शुरू में एक वैल्यू रख ली 1। लूप में क्या होता है, पहली बारी 1 × 1 1, अगली बारी 1 2 3
4 5, ये लूप चलेगी आपकी। पहली बार 1 इंटू 1 होगा तो 1 आ गया, फिर 1 इंटू 2 होगा तो 2 आ गया, फिर 2 इंटू 3 होगा तो 6 आ गया, फिर 6 इंटू 4 होगा तो 24 आ गया, फिर 24 इंटू 5 होगा तो 120 आ गया। 6 पे आपकी लूप रुक जाएगी, ये लूप रुक जाएगी। बाहर आके मैंने इसको प्रिंट करवाया तो मेरा 120 आंसर प्रिंट हो जाएगा। दिस इज द आउटपुट बिलो। ये आउटपुट है आपकी, मैंने 5 डाला था और मेरे 5 का आंसर 120 शो हो गया। तो ये आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम था, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का डिफरेंस बताओ और एडवांटेजेस बताओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ओवर स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग की। भाई थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है लेकिन आसान है। जिसने C++ करी है ये वही है C और C++ का डिफरेंस। C लैंग्वेज को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं, C++ को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कहते हैं। इसी का डिफरेंस उसने पूछा था और एडवांटेजेस पूछे थे। तो चाहो तो आप C++ के डिफरेंस अगर याद किए हैं तो उन्हीं को लिख दो, ठीक है ना। अगर नहीं याद किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सेकेंड। अगर आपने याद नहीं किए हैं तो भी मैंने आपको ये दोबारा बना के दे दी हैं। शॉर्ट में 5 मार्क का था तो 5 मार्क के हिसाब से। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्राम को छोटा कैसे करते हैं, फंक्शंस बना के, सी लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के इर्द गिर्द घूमता है। जब आपका प्रोग्राम बड़ा हो जाए तो उसको आप छोटा कैसे करते हो, इसमें फंक्शंस बना के, मॉड्यूल्स बना के। यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसको मैनेज करते हो। कंट्रोल अचीव करने के लिए यहाँ पे लूप्स, इफ एल्स, स्विच केस है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये कहता है कि भाई ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो वहीं से आप कंट्रोल कर लेना। इनमें फंक्शंस कुछ खास नहीं थे, वेरिएबल्स अलग हैं, फंक्शंस अलग हैं। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से इंटरेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पे भैया इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन जैसे फीचर्स हैं। कौन सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड है? सी, पास्कल एंड फोर्ट्रैन। कौन सी लैंग्वेज ऊप्स के बेस पे है? जावा, C++, पाइथन, C#। आप और भी लिख सकते हो जो आपको पता हो। तो ये आपका डिफरेंस था। फिर उसने एडवांटेजेस पूछे थे। एडवांटेजेस के भैया मैंने सिर्फ हेडिंग लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको आता है खुद कर लेना, नहीं आता है तो C++ का मेरा पहला वीडियो देख लो जिसमें इनमें मैंने इन सबको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। आपको पता है, मैं फिर भी फटाफट बता देता हूँ। पहला फायदा है रीयूजेबिलिटी, ये इनहेरिटेंस ही है, एक कोड आप बार बार यूज कर सकते हो। Modularity, a large program can be divided into small subparts. These subparts are called modules. Encapsulation, variables and functions are encapsulated together into a single unit. Inheritance, concept of reusability. Polymorphism, poly means many, morph means forms, many forms, creating multiple functions with same name and different argument list is a part of polymorphism. प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आसान होता है एज कंपेयर टू सी लैंग्वेज। कोड को मेंटेन करना आसान है। मेंटेन मतलब आपने अभी कोड लिखा है, 3 साल बाद 4 साल बाद दोबारा उसी कोड को यूज करना पड़ गया या उस कोड को एक्सटेंड करना पड़ गया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला कोड आसानी से एक्सटेंड हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। दूसरों को मेंटेन करना, एक्सटेंड करना मुश्किल होता है। तो ये आपका MCS 024 के क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन था। ये क्वेश्चन पेपर खत्म होता है। आज की वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।